हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 10 क्वेश्चन को। अपने पिछले 2 वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं 20 क्वेश्चंस को, जो कि नवोदय पीईटी मेल एंड फीमेल 2019 के एग्जाम में आए हुए थे। अपने आज के वीडियो में भी हम अगले 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विच इज आर पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका भी लिंक आपको इसके नीचे मिल जाएगा। सो हम बात करें अगर अपने सबसे पहले क्वेश्चन की, वो है इन विच ईयर हैज स्विमिंग बीन एन ओलंपिक स्पोर्ट्स। तो आपको अगर आप नवोदय किसी भी टीजीटी लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नवोदय हो या फिर DSSB है या फिर यूपी टीजीटी है, ओलंपिक्स जो है हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको मॉडर्न ओलंपिक्स के जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जो भी डेब्यू हुए या फिर जो भी उनके ईयर्स है, कौन सी चीज, उसका वेन्यू कहाँ था, ये सब चीजें भी आपको याद करनी है। इस तरह से जब कोई भी क्वेश्चन आपका ओलंपिक का आता है तो ये आपको एक हिंट देता है, क्योंकि यहाँ पे लिखे सारे के सारे ऑप्शन हो सकता है उस ईयर ओलंपिक हुआ ही ना हो। तो कई बार अगर आपको याद है कि ओलंपिक किस किस ईयर में हुए हैं, तो वहां से भी आप एक गेस कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है ओलंपिक वाले क्वेश्चंस में आंसर लगाने की। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच ईयर हैज स्विमिंग बीन एन ओलंपिक स्पोर्ट्स। तो 1896 में ही जो है स्विमिंग को ओलंपिक्स में शामिल कर लिया गया था। बात करें और इसके बारे में, इसके एक्सप्लेनेशन की, तो ओलंपिक गेम की शुरुआत 1896 एथेंस में हुई थी। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता है। दो तरह से हम ओलंपिक के बारे में पढ़ते हैं, एक आपके मॉडर्न होते हैं, एक आपके एंशियंट होते हैं। सो ये जो है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है, जिनकी शुरुआत या फिर पहला ओलंपिक जो है वो 1896 एथेंस में हुआ। ओके, उसके बाद ये जो आपके ओलंपिक में स्विमिंग को शामिल किया गया, ये सिर्फ मेंस कैटेगरी के लिए था। विमेंस कैटेगरी स्विमिंग को 1912 में शामिल किया गया। जब भी आप कोई भी ओलंपिक का ईयर लिख रहे हैं तो उसके साथ में वेन्यू जरूर लिखें अपने नोट्स में। इससे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, धीरे धीरे आपको चीजें याद हो जाती हैं। जैसे ही 1912 ओलंपिक का नाम याद आएगा, वैसे ही आपको स्टॉकहोम भी याद आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक फीना वर्ड, फीना जो है वो एक्वेटिक स्पोर्ट्स की फेडरेशन है, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, जो कि 1908 में स्टैब्लिश हुई थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फीना के स्टैब्लिश होने से पहले ही स्विमिंग को ओलंपिक में शामिल कर लिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ शटल कॉक शुड नॉट बी मोर देन। तो यहाँ पर हम शटल कॉक के बारे में भी थोड़ी सी चीजें पढ़ लेते हैं, आंसर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये है आपकी शटल कॉक, जिससे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो ये भी आता है कि इसका वेट क्या होता है। तो शटल कॉक का जो वेट है दैट इज 4.75 टू 5.50 ग्राम। जितने भी वेट है ना, वो आपको ऐसे अंदाज से नहीं याद रखने, बहुत एग्जैक्ट याद रखने, क्योंकि आपके ऑप्शंस आपके अंदाज से नहीं चलने वाले। फिर ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि कितने फेदर होते हैं। 16 फेदर्स होते हैं, ये फिक्स्ड है, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। जो फेदर है उसकी लेंथ होती है 62 टू 70 mm। उसके बाद जो डायमीटर है इसका दैट इज 25 टू 28 mm। और आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया है, सो इसका आंसर जो है दैट विल बी 25 टू 28 mm। यानी जो इसका बेस है उसका डायमीटर 25 टू 28 mm होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे ये चीज दिख रही है। तो इस तरह से अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, थोड़ा सा इस तरह से आप शटल कॉक भी बना लीजिएगा, ताकि आपको विजुअली भी चीजें याद रह जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एस पर फीना। फिर से फीना वर्ड आ गया, अब इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। देयर शुड बी डैश लेन्स इन अ स्टैंडर्ड नॉन ओलंपिक स्विमिंग पूल। स्टैंडर्ड लिखा है बट नॉन ओलंपिक लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है ये हम आगे समझ लेते हैं। सो स्विमिंग की जो फेडरेशन है दैट इज फीना। फीना जो है वो सिर्फ स्विमिंग की फेडरेशन नहीं है, जितने भी एक्वेटिक स्पोर्ट्स होते हैं उनकी फेडरेशन है। ये क्वेश्चन भी कभी आपके एग्जाम में अगर आएगा तो एक्वेटिक स्पोर्ट्स जितने भी हैं उनकी फेडरेशन है फीना। यहाँ जो स्टैंडर्ड पूल्स होते हैं उनकी लेंथ 50 मीटर या 25 मीटर होती है। स्टैंडर्ड लिखा है, ओलंपिक नहीं लिखा है। वाटर का टेम्परेचर जो है 25 से 28 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर आपको बहुत सटीक आंसर पूछा गया है तो आप 24 डिग्री सेल्सियस लगाएंगे, वो आपका एग्जैक्टली सही आंसर होता है। फिर पूछा गया है कि कितने लेन्स होते हैं। तो यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू फीना रूल्स वर्ल्ड चैंपियनशिप रिक्वायर 8 लेन्स एंड ओलंपिक गेम्स रिक्वायर 10 लेन्स।
तो यहाँ ये चीज बहुत क्लियरली लिखी है। साथ ही जो लेंस होती है उनकी विड्थ जो है वो 2.5 मीटर होती है। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चंस आया है। फिर ये क्वेश्चन, अब ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं, केवीएस जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके आते हैं सोशियोलॉजी से। जैसे साइकोलॉजी है वैसे सोशियोलॉजी भी है आपके सिलेबस में, टीजीटी के सिलेबस में। इसके क्वेश्चंस जो है काफी रेयर है या फिर बहुत ज्यादा लोग उसको पढ़ते नहीं है, बट क्वेश्चंस आते हैं। सो ये क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स इंक्लूडिंग 5 स्टेजेस एंड द करेक्ट सीक्वेंस इज। तो हम पहले समझ लेते हैं कि ग्रुप डायनेमिक्स के जो 5 स्टेजेस हैं वो किस बारे में बात कर रहे हैं और ये थ्योरी किसकी है। सो टकमैन्स मॉडल है टीम डेवलपमेंट का, जिन्होंने 5 स्टेजेस दिए हैं कि टीम या फिर ग्रुप फॉर्मेशन जो होता है उसमें 5 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं या फिर 5 फेज कौन कौन से होते हैं। सो सबसे पहले आपका फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का मतलब है किसी नई टीम का मिलना, नए लोगों का जुड़ना, उसे हम कहते हैं फॉर्मिंग। फिर सेकेंड है आपका फेज स्टॉर्मिंग, जब वो लोग जो है वो आपस में एक दूसरे से फ्रिक्शन हो या फिर उनमें किसी चीज के लिए कहा सुनी हो, यानी अभी वो उस फेज में है जहां पे वो लोग ने एक दूसरे को जानना शुरू किया है। सो दैट इज स्टॉर्मिंग। नॉर्मिंग का मतलब है जब लोग उस डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर लेते हैं, नॉर्मलाइज होने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मिंग। परफॉर्मिंग का मतलब है कि जब वो एज अ टीम किस पूरे फुल पोटेंशियल के साथ काम करना शुरू कर दे, दैट इज परफॉर्मिंग। एंड एडजर्निंग का मतलब है रैप अप होना, या फिर अगर वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना। तो ये 5 फेजेस हैं टीम डेवलपमेंट के। अगर आप ये देखेंगे नवोदय के एग्जाम में तो आपको वहां नॉर्मिंग नहीं कन्फॉर्मिंग लिखा हुआ है। इसको मैंने ढूंढा, कहीं भी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मिला व्हाट इज कन्फॉर्मिंग। जो एग्जैक्टली टकमैन्स मॉडल है उसमें नॉर्मिंग वर्ड ही हर जगह लिखा है। सो अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो, टेल मी इन कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल मी एज वेल। एंड हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड देन फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय साइकोलॉजिकल हजार्ड एट वर्क प्लेस। तो इसने पूछा है कि कौन सी डिजीज जो है वो साइकोलॉजिकल हजार्ड एट वर्क प्लेस की वजह से होती है। तो यहाँ जो भी आपको चीजें लिखी हैं ये तो नहीं है, इसका आंसर जो है वो इंडस्ट्रियल न्यूरोसिस है। इसका आंसर तो इंडस्ट्रियल न्यूरोसिस है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि क्या है। तो न्यूरोसिस का मतलब क्या है कि फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर इज न्यूरोसिस। होता क्या है, ओवरवर्क, इनसफिशिएंट रेस्ट, इनएबिलिटी टू रिलैक्स, इन सब की वजह से जो है वो न्यूरोसिस जो है यानी एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, जिसे हम इंडस्ट्रियल न्यूरोसिस कहते हैं, जो कि वर्क प्लेस का एक साइकोलॉजिकल हजार्ड है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्रोनिम टोटैप्स इज अ फर्स्ट एड प्रोसीजर फॉर स्पोर्ट्स इंजरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ दिस एक्रोनिम। तो भाई इनके तीनों का लेटर का मतलब समझने से पहले हम इसका ही मतलब समझ लेते हैं कि टोटैप्स है क्या। टोटैप्स जो है वो इंजरी मैनेजमेंट को कैसे करते हैं उसका एक एब्रिविएशन है या फिर एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म देखें, टो टैप्स में मतलब अगर किसी को कोई चोट लग गई है तो उसकी चोट को एसेस करना या फिर उसकी जो इंजरी है वो कितनी है उसको पता करने का एक ये तरीका है। सो टो टैप्स हो गया। टी का मतलब होता है टॉक, जब भी किसी को चोट लगती है तो उससे जाके पूछना, जाती अपना ट्रीटमेंट नहीं शुरू करना है, सबसे पहले उससे पूछना है कि क्या हुआ, कैसे लगी, कहाँ दर्द हो रहा है, सो दैट वो आपको बताएगा कि हाँ इधर लगी है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये चीज है। सो यू हैव टू टॉक। देन ऑब्जर्व, उसने बोला कि यहाँ पे दर्द हो रहा है या फिर ये इस तरह से हो रहा है, तो आपको देखना है वहां पे कि कोई स्वेलिंग तो नहीं आई है, किसी तरह का कोई डिसलोकेशन तो नहीं हो गया है, आपको देखने में कुछ लग तो नहीं रहा है कि हाँ यहाँ पर ऐसा है। देन थर्ड स्टेप है उसका टच करके देखना, मतलब आप टच करके पैल्पेट करके उसको देखना कि वहां पे स्वेलिंग है तो कितनी है, या फिर आपको टच करने से कुछ डिसलोकेशन फील हो सकता है। देन द फोर्थ इज एक्टिव मूवमेंट। फिर आप उसको बोलते हैं मूव करने के लिए, तो अपने से वो जितना भी मूव कर पाए उस चीज को। फिर ये सब जो है असेसमेंट के तरीके हैं इंजरी के। दैट इज एक्टिव मूवमेंट, जो कि जिसको इंजरी हुई है वो खुद करके देखता है। देन इट इज पैसिव। पैसिव आप खुद से करते हैं, फिर आप उससे पूछते हैं कि उसको कितना पे जाके दर्द हो रहा है, उसकी जो रेंज ऑफ मोशन है उसकी एक्टिव मूवमेंट से ज्यादा करके देखते हैं, सो दैट आप पता कर सके कि हाँ इंजरी कितनी है, क्या है, हम उसको एसेस करने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। देन लास्ट इज स्किल टेस्ट। इसके बाद हम उसको स्किल टेस्ट यानी वो जिस गेम से भी उसको इंजरी लगी है वो करके देखते हैं, अगर वो ठीक से कर पा रहा है तो उसे वापस गेम में रिज्यूम कर देते हैं।
सो इट इज अ मेथड ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट में काफी सारे ऐसे एब्रीविएशंस हैं, बट ये टोटैप्स है, डॉक्टर एबीसी है, प्राइस है, राइस है, तो इन सब के भी आपको फुल फॉर्म्स विद देयर एक्सप्लेनेशन पता होने चाहिए। आप अपने नोट्स में चीज लिख लीजिए। बाकी इन सब का भी जो लिंक है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वेट ऑफ अ हॉकी बॉल शुड नॉट बी मोर दैन। तो यहाँ पर जो हॉकी बॉल के बारे में बात कर रहे हैं, इसको हमेशा फील्ड हॉकी लिखा जाता है। जब भी अगर आप सर्च करते हैं इसको गूगल पे, तो फील्ड हॉकी डाल के सर्च करिए तो आपको एग्जैक्ट और जो आप चाहते हैं वो आपको आउटकम मिलेगा। सो इसने पूछा है कि उसका मैक्सिमम वेट किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसका जो वेट है उसकी रेंज क्या है, 156 से 163 ग्राम होता है हॉकी के बॉल का वेट। तो यहाँ पे पूछा है कि मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए, तो आपका आंसर तो 163 ग्राम हो जाएगा। बट उसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो आपको इसमें लिख लेनी है। वो है कि आपको क्रिकेट बॉल का भी वेट लिखना है। अब ये आपको खुद से ढूंढ के लिखना है, वो इसलिए लिखना है क्योंकि उसका वेट इससे बहुत क्लोज है। दोनों साथ में याद करिए ताकि चीजें याद रहे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर हॉकी इंटरनेशनल फेडरेशन दैट इज FIH, जुलाई 2019 में हॉकी मैच के ड्यूरेशन में चेंज आया था जो कि बहुत ही बड़ा चेंज था। सो वो क्या था, इसका आंसर आप खुद लगाइए, तब तक हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले क्या होता था कि आपके हॉकी का मैच होता था 70 मिनट्स का, जिसमें 35 मिनट्स के 2 हाफ हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद इसमें बहुत बड़ा चेंज आया और आपके हॉकी मैच का ड्यूरेशन 60 मिनट हो गया। सिर्फ 60 मिनट नहीं हुआ, इसके 4 आपके हाफ हो गए। 15-15 मिनट के 4 हाफ में ये मैच होता है, जिसमें पहले जो 15 मिनट है इसमें 2 मिनट का ब्रेक मिलता है और हाफ के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। सो दिस वाज अ चेंज, क्योंकि ये चेंज उस टाइम पे हुआ था। आप देखेंगे तो यहाँ पे ईयर मेंशन है, एग्जाम हुआ था अक्टूबर 2019 में एंड जुलाई 2019 का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। सो इसलिए इस साल 2022 में जो भी चीजें हो रही हैं, जैसे फीफा वर्ल्ड कप के बारे में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इन सारी चीजों को भी आप अपने नोट्स में शामिल कीजिए और अभी एक जगह लिख लीजिए कि आपको ये चीजें भी ढूंढ के अपने नोट्स में लिखनी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कम अंडर द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल तो फिजिकल एजुकेशन में आता ही है। फिटनेस एंड रिक्रिएशन प्रोग्राम आता है। अब अगर हम सर्विस प्रोग्राम और क्लीनलीनेस प्रोग्राम के बारे में बात करें, तो क्लीनलीनेस प्रोग्राम जो है वो फिजिकल एजुकेशन के स्कोप में नहीं आता है। फिजिकल एजुकेशन का स्कोप ये नहीं कहता है कि इसके बाद आपको स्वच्छता या फिर इन सारी चीजों पे फोकस करना है। सो आपका जो आंसर है दैट विल बी 4। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन एज पर। तो किस चार्टर में लिखा है कि फिजिकल एजुकेशन हर एक नागरिक का अधिकार है। तो ये आपके यूनेस्को के चार्टर में ऐसा लिखा है कि फिजिकल एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। ठीक है। सो ये थे 10 क्वेश्चन। अपने कल के वीडियो में हम अब अगले 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दैट कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।